प्रॉब्लम एक थी कि मुझे क्वेश्चन पेपर जो है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने थे बच्चों को, और वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चे चले गए हैं प्रिपरेशन लीव के लिए। आरबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब मेरा कोशिश ये है कि मैं यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो नया चैनल है पूरा की पूरा, कोशिश करना कि वीडियो को अच्छे से समझो और ज़्यादा टाइम नहीं बताना है। यूट्यूब के ऊपर 1.5x स्पीड में या 2x स्पीड में पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से देख लो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन देख लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, तो पूरा जो मैंने ये जो सेट कर रखा है पूरा क्वेश्चन पेपर, इसकी आपको एक साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है मेरी अप्रोच। नया है चैनल, हिमांशु शर्मा नाम है मेरा, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे सर सेकंड फर्स्ट का क्या है, बेटा वो भी आ जाएगा, अगर टाइम मिला तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन पेपर जो है उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, ये आप जल्दी से देख लो। और साथ ही साथ में जो ऐसे बच्चे कोई अगर यूट्यूब पर देख रहा है कि जिसको क्वेश्चन पेपर का ही नहीं पता क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, तो वो बेटा एक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको पढ़ो, ठीक है। आपको पास पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आंसर मैं बताता हुआ चलूँगा, तो आपको ए सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मान करके इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। टारगेट स्टूडेंट कौन से हैं मेरे? आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट में उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरी अप्रोच क्या रहेगी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ। तो 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो से अच्छा है कि मैं इनको ब्रेक कर दूँ पार्ट्स में। थोड़ी सी मेहनत आपको ये लगेगी कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस सिक्वेंशली 1 बाय 1 मिल जाएगी। वैसे अलग अलग वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप किसी भी वीडियो के अंदर जा करके डिस्क्रिप्शन से उस सॉल्यूशन को आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मत देखना। साथ ही साथ कोई भी अगर डाउट आ रहा है आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी कर सकूँ, ठीक है। तो आज जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है चैनल की, इसमें मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। 15 एमसीक्यू आते हैं, सबको पता है। तो वो 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपन लगाएंगे आज। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कौन सी शेप की होती है? ट्राइंगुलर शेप की होती है, ओपन कर्व्स होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, या फिर स्ट्रेट कर्व्स होती हैं? बेटा क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ना वो क्लोज कर्व्स होती हैं। याद रखने का क्या कंसेप्ट है, एक बार मैग्नेट दिमाग में बना लो। बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। अब हमने ये पढ़ रखा है कि आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड चलती है नॉर्थ टू साउथ। बहुत अच्छे से याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से तरफ जा कर के साउथ की तरफ है। बट अगर यही कंसेप्ट हम इनसाइड देखें तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक पूरा की पूरा क्लोज कर्व कंप्लीट हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है एक क्लोज कर्व बन गया, इसलिए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हम ये कह सकते हैं कि वो क्लोज कर्व में होती है। आई थिंक ये समझ में आया है फर्स्ट क्वेश्चन आपको। सीधा सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो ये क्लोज कर्व्स होती हैं। अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को भी कंसिडर करते हो, जिसमें हम जानते हैं कि एक सीधा सा तार है, उसमें एक डायरेक्शन के अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। याद आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें, कंसेप्ट धीरे धीरे। तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है आपकी? कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। अब बेटा ये आप जानते हो कि ये सर्कल्स जो है ना ये भी अपने आप में क्या है? क्लोज कर्व्स ही हैं। सोलेनॉइड की बात कर लो आप, सोलेनॉइड में भी बार मैग्नेट की जैसे ही फील्ड बनती है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज कर्व्स ही होती है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द क्रॉस ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी टू स्मॉल टी स्मॉल टी। क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी इससे क्रॉस करवाओगे तो जो आपका प्रोजेनी बनेगा, यानी कि जो आपकी ऑफ स्प्रिंग बनेगी, उसका क्या रेशियो आएगा? तो थोड़ा सा मैं याद दिलवाने की कोशिश करता हूँ कि जो कैपिटल टी है वो तो हमारी होती है डोमिनेंट एलील, और जो स्मॉल टी होते हैं वो होती है हमारी रेसेसिव एलील।
एलील क्या है? एलील आपके बेसिकली जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने की जगह है। एक जीन के अंदर दो एलील्स होती हैं, ठीक है। जीन्स आपने पढ़े हैं ना, जीन्स, जीन्स के अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ एलील होता है, पेयर ऑफ एलील। और ये एलील जो हैं ये एक रेसेसिव होती है, एक डोमिनेंट होती है। दोनों डोमिनेंट भी हो सकती है, दोनों रेसेसिव भी हो सकती है ना। कैसे? जैसे कि एलील ऐसी भी हो सकती है, डोमिनेंट डोमिनेंट। एलील ऐसी भी हो सकती है, रेसेसिव रेसेसिव। और एलील ऐसी भी हो सकती है कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। ये हमारी क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जिनमें पेयर में एलील लाया करती है। अब क्वेश्चन अपना ये है कि अगर हमारे पास में एक तो है ये चीज़ और दूसरी है ये वाली चीज़, इन दोनों में अगर क्रॉस करवाया जाए तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसकी क्या रेशियो आएंगे? तो देखते हैं। फर्स्ट एलील को इस वाले के फर्स्ट एलील से क्रॉस करवा देते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसके फर्स्ट एलील को इस वाले के सेकंड एलील से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर इस वाले के सेकंड एलील को इस वाले के फर्स्ट एलील से करवाएंगे क्रॉस तो स्मॉल टी बन जाएगा। इसके सेकंड एलील को इस वाले के सेकंड एलील से करवाएंगे तो भी आपका स्मॉल टी बन जाएगा। अब क्लियरली बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों सेट एक जैसे हैं और ये वाले दोनों सेट एक जैसे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने बने, है ना, तो दो सेट बने। और स्मॉल टी के कितने बने? तो ये भी दो सेट बने। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया हमारा 2:2। बट एक चीज़ अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2:2 तो हमारा किसी ऑप्शन में ही नहीं है। देखो 2:2 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं कि 2/2, 2/2 को रखते हैं 2:2। इसको अगर कट कर दो 2 की टेबल से तो हमारा आंसर आएगा 1:1, 1/1 लिख दो या फिर 1:1 लिख दो, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए में। तो अल्टीमेटली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएं स्मॉल टी से तो हमारा जो आंसर आएगा ऑफ स्प्रिंग का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। आई थिंक स्टूडेंट कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है अपना एक्वारिगा के टॉपिक से। एक्वारिगा क्या है बेसिकली? तो याद आ रहा होगा एक्वारिगा को हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। क्या? रॉयल वाटर। और ये रॉयल वाटर किस काम में आता था? रॉयल वाटर आता था आपके गोल्ड की कोई ज्वेलरी है या फिर सिल्वर की कोई ज्वेलरी है तो उसको पॉलिश करने, मतलब उसको साफ़ करने के काम में आता था। तो क्वेश्चन आया है कि एक्वारिगा बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, सीधा मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना बेटा, ये आता है आपका कंसनट्रेटेड HNO3 का, और उसके साथ में कॉन्सनट्रेटेड ही आपका होता है HCl। दोनों एसिड है और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। क्या? कंसनट्रेटेड का मतलब मैंने बता रखा है कि कंसनट्रेटेड का मतलब होता है आपका स्ट्रॉन्ग। कंसनट्रेटेड बेस भी हो सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड भी हो सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर जब हम एक्वारिगा की बात कर रहे हैं तो हमारे दो कंसनट्रेटेड एसिड हैं, पहला तो है HNO3 और दूसरा है आपका HCl। तो ऑप्शन ए तो है इसका आंसर। अब एक और चीज़ है जो आपको पूछी जा सकती है कि इसका आपको रेशियो पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोपोर्शन के अंदर ये मिक्स किए जाते हैं। तो वो याद रखना 1:3 के फॉर्म में। 1:3 का मतलब होगा कि 3 पार्ट तो होगा HCl और 1 पार्ट होगा आपका HNO3। अगर आप बुकिश लैंग्वेज को देखोगे NCERT में तो वहाँ पर आपको HCl जहाँ पर पहले लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है HNO3, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर पहले HCl लिख रखा है फिर लिख रखा है HNO3 और रेशियो बता रखा है 3:1। तो बेटा कन्फ्यूज़ मत हो जाना बस एग्जाम में कि 3 तो है HCl और 1 है आपका HNO3, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि द इंक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड। ट्रॉपिक लेवल आपको याद आ रहा होगा, आवर एनवायरनमेंट से एक चैप्टर है अपने कोर्स में, उसमें है आपके फूड चेन, फूड वेब। तो वहाँ पर अपन कुछ ऐसा सा बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हम मल्टीपल लेवल्स बनाते हैं जिनको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। नाम अगर मैं याद दिलाऊं तो जैसे सबसे जो बेस में होता है उसमें अपन लिखते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में रहते हैं आपके कंज्यूमर्स में भी आपके सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। इस तरीके से पूछा है कि जब हम पहले ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं और नेक्स्ट से फिर उससे और ऊपर जाते हैं तो एक चीज़ ऐसी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बेटा आपका बायोमैग्निफिकेशन। थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं जब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म को खाता है तब।
और ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपके डिग्रेड नहीं होते, जो आपके डिकम्पोज नहीं होते, वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए। तो इस चीज़ को बोला जाता है आपका बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच साइंटिस्ट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबको पता है मेंडल है, जो मेंडल जॉर्ज मेंडल, या फिर इसको ग्रेगर मेंडल भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम हम लिखते हैं ग्रेगर और फिर लिखते हैं मेंडल। तो ये है इसका पूरा नाम, ग्रेगर मेंडल। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये है आपसे कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। इनमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है? ग्रेफाइट, डायमंड, लिथियम, गैलियम। सीधा सा ऑप्शन है आपका डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग द 4 ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर याद दिलवाता हूँ, डायमंड का जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से है? चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हमने कार्बन के बारे में पूरी स्टडी करी है। कार्बन के अंदर हमने एक पढ़े हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, याद आ रहा है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेटा 3 एलोट्रॉप हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था हमने डायमंड को, ठीक है, डायमंड। दूसरा पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? ग्रेफाइट पढ़ा था, ग्रेफाइट। और तीसरा जो है वो अपन ने पढ़ा था C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें से डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, हो सकता है ग्रेफाइट पे भी आ जाए, हो सकता है C60 पर भी आ जाए। बाकी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें पूछा था हार्डेस्ट सत्ता, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायमंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में है आपसे कि अमंग द फॉलोइंग, मैंने 6th क्वेश्चन करवा दिया क्या डिस्कस? 6th क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चल रहे हैं अब। तो 7th में है कि अमंग द नॉन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल कॉज इज। याद आ रहा है आपको डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का एक कंसेप्ट है, O3 इसका फॉर्मूला है। तो जो ओजोन लेयर है हमारी, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, डिप्लीट होने का मतलब होता है ब्रेक, टूट रही है, ठीक है। तो इसके टूटने के पीछे, इसके डिप्लीट होने के पीछे मोस्ट रेस्पॉन्सिबल कोज, कारण किसे माना गया है? CFC को, पेन को, एलनीनो इफेक्ट को, या ग्रीन हाउस गैस को? तो कुछ बच्चे तो ये हैं कि कुछ नाम जानते ही नहीं है, तो बेटा सबको जान करके आपको कुछ करना भी नहीं है, सारे ऑप्शन का पता हो जरूरी नहीं है, हमें आंसर पता होना चाहिए। और आंसर है हमारा ऑप्शन ए, CFC। CFC बेटा याद रखना किसे कहा जाता है? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लिख भी देता हूँ मैं, क्लोरो, उसके बाद में आएगा फ्लोरो, उसके बाद में आएगा कार्बन। तो बेसिकली ये एक गैस होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CFC, ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सटेंशियली, इंक्रीज सब्सटेंशियली, और उसके बाद में दे रखा है एक आपको डज नॉट चेंज और वरीज कंटिन्यूसली। पूछा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट जो है उसके साथ में क्या होता है? वो अचानक से कम हो जाता है, वो अचानक से बढ़ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, या फिर वो लगातार बदलता रहता है। अब बेटा अच्छा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना सब्सटेंशियली, इसका मतलब होता है अब्रप्टली, या फिर आप उसको बोल सकते हो हिंदी में अचानक से। अचानक से कम हो जाएगा करंट या अचानक से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो हमारा जो आंसर होगा, कुछ बच्चों को पता भी चल गया होगा, आंसर होगा इंक्रीजेज सब्सटेंशियली। इसका मतलब होता है कि जो करंट है वो अचानक से बढ़ जाएगा। रीज़न बेटा सुन लेना, जैसे मान लो कि ये है हमारा लाइव वायर, ये है हमारा न्यूट्रल वायर। मान लो कि किसी कारण से, कुछ भी कारण रहा हो, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही क्या होता है कि जो करंट लाइव वायर के अंदर से जा रहा था वो यहीं से घूम करके न्यूट्रल वायर के अंदर जाने लग जाएगा। और ये माना जाता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो जो रजिस्टेंस होता है, वो रजिस्टेंस जो है वो दोनों वायर का अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आपको पता है कि अगर रजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो होगा वो क्या होगा? वो अचानक से बढ़ जाएगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर करंट अचानक से बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और रिपीटेड क्वेश्चन भी, मतलब PYQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी ये रह चुका है। अच्छे से याद रख लेना इसको भी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो देखो पहले तो मैं इन दोनों को यहाँ लिख लेता हूँ। आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन से, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिख लिया और यहाँ पर लगा दिया डाइल्यूट। एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो लिखा है मैंने एक एसिड और यहाँ पर मैंने लिखा है एक मेटल। अब बेसिक जो रिएक्शन बनेगी, जो जनरल इक्वेशन जो मैं बोलता हूँ क्लास में बार बार आपको, जनरल इक्वेशन बनेगी मेटल रिएक्ट विद एसिड। और आपको पता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो एक तो बनता है सॉल्ट और एक बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ से इस जनरल इक्वेशन से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि HCl जब Fe से रिएक्ट करेगा तो आपका एक तो सॉल्ट बनेगा और उस सॉल्ट का नाम होगा FeCl2, और जो गैस बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कई बच्चों ने कर भी लिया होगा मेरे से पहले। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। बट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने आंसर तो निकाल लिया मेरे से पहले, बहुत अच्छी बात है, बट इस इक्वेशन को भी दिमाग में अच्छे से याद रखना, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से, कि Fe रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म FeCl2 एंड H2 सॉरी, केवल हाइड्रोजन गैस। और इसको आपको बैलेंसिंग करना भी पूछ सकते हैं, तो बैलेंस करने के बाद में ये कैसे बनेगी वो भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, बैलेंसिंग भी मैंने क्लास में अच्छे से बता रखी है। फिर चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं रह रहे। 11th नंबर की स्लाइड है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन का आपको क्या पूछा है, बेंजीन को आपको पूछा है आपका केमिकल फॉर्मूला। बेटा बहुत ज्ञान नहीं लगाना, अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधा याद कर लेना कि बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, C6H6, इसको बोलते हैं हम बेंजीन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद कर लेना, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करवाने वाला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12th नंबर की स्लाइड है। 12th नंबर की स्लाइड में 11th क्वेश्चन छुपा है, उसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के कौन सी मेडिसिन काम आती है। तो बेटा पहले तो इंडाइजेशन का मतलब समझ लो, जिसको हम लोकली एसिडिटी बोलते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है जब आप समोसे ज़्यादा खा लेते हो तब। तो ये जो एसिडिटी है इसी का ही साइंटिफिक नेम क्या है, इंडाइजेशन है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि इंडाइजेशन को सही करने के अंदर कौन सी मेडिसिन काम में आती है। ऑप्शन कई बच्चों को पता है, कई को नहीं पता। जिसको नहीं पता बेटा याद कर लो, ऑप्शन सी एंटा एसिड। एंटा एसिड दिया जाता है जब आपके एसिडिटी हो जाती है। कुछ बोलेंगे सर हम तो इनो पीते हैं, तो बेटा इनो भी एक टाइप का एंटा एसिड ही है। ठीक है, एंटा एसिड क्या है बेसिकली, एंटा एसिड बेसिकली बेस होते हैं। ठीक है, नाम में एसिड है बट होते क्या है, ये बेस होते हैं। और बेस जब एसिड के अंदर मिलता है तो बेटा सबको पता है क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम हमारे पेट के अंदर करवाते हैं जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड एक अमाउंट से ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, हमारे एसिडिटी हो जाती है, तब हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं बाहर से। और वो बेस ऐड होने के बाद में क्या कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है, फिर हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये कोर कंसेप्ट है आपका, एसिडिटी को ट्रीट किया जाता है एंटा एसिड से। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट बैठ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स द वेस्ट टू डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन शायद नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मान लो कि P+ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो P+ है इसको फेंका गया वेस्ट डायरेक्शन में, और इसको जब फेंका तो एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर पहले से थी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, और ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि घूम गया। ठीक है, इसको यूँ समझो, देखो मान लो कि वेस्ट डायरेक्शन हमारी इस तरफ है और नॉर्थ डायरेक्शन हमारी इस तरफ है। अब जो पार्टिकल था उसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में फेंका गया। किसे फेंका गया, P+ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, बट रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पार्टिकल रास्ते में नॉर्थ डायरेक्शन में घूम गया।
अब आपको ये फाइंड करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थी उसकी डायरेक्शन क्या थी। बेटा क्वेश्चन जो है वो लिया गया है लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अगर मैं उसको रिवाइज कराऊँ आपको तो वहाँ पर हम जानते हैं कि तीन चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो होता है थंब, एक तो होता है आपका थंब। थंब क्या करता है, आपके फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि जिस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होता है थंब रिप्रेजेंट करता है। एक होती है आपकी फर्स्ट फिंगर, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर जो है वो आपकी दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, और एक होती है आपकी मिडल फिंगर जो कि आपको रिप्रेजेंट करती है करंट को। ये तीनों ही चीज़ें, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, एक दूसरे के म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक दूसरे के ये 90 डिग्री पर होती है तीनों चीज़ें। अब आपको ये याद रखना है कि थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को। ना आपको प्लेस करना है अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से कि वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ तो आप दिखाओ करंट को। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में डायरेक्शन वाले, तो इस वाले सिंबल को याद रखना, प्लस, ठीक है, प्लस। ये प्लस क्या है, ये प्लस है आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। याद कैसे रखोगे, इस तरीके से, न्यूज़, NEWS। यहाँ से मैं वाइट पेन से दिखा देता हूँ आपको, वाइट पेन से आप यूँ याद रखोगे, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, क्या बन रहा है ये, NEWS, न्यूज़। न्यूज़ क्यों बनाया हमने, न्यूज़ इसलिए बनाया कि यहाँ पर अपन को वेस्ट नॉर्थ दे रखा था ना, तो हमने इसलिए बनाया कि यहाँ पर हम ये दिखा सकें कि जो हमारा, कौन से पेन से करें, इस पेन से कर लेते हैं, जो हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेंका गया, और रास्ते में ये किस तरफ घूम गया, नॉर्थ डायरेक्शन में ये घूम गया। इसको समझने के लिए अब आप लेफ़्ट हैंड रूल लगाओ। यहाँ पर मैं हैंड मूव करके तो नहीं दिखा सकता वीडियो के अंदर, बाकी आप ये देखो कि जब आप अपने थंब को जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे, क्योंकि हमारा पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो थंब को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखना। आपकी जो मिडल फिंगर है उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना, तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो आपकी अपवार्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमारा आंसर भी यही होगा, अपवार्ड डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं समझाया जा सकता लाइव। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करता वेब कैम ऑन करके, तब मैं अपने हैंड मूवमेंट से आपको समझा सकता था ये क्वेश्चन। बाकी जितना मैंने कोशिश करी उससे शायद कुछ बच्चों को समझ में आया होगा जिनको मैंने क्लास में ये चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, अपवार्ड डायरेक्शन होगी। बताना क्या था आपको, आपको ये बताना था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपका अपवार्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी स्लाइड थी बेटा, याद है क्या आपको, ये शायद 13th थी स्लाइड, 14th स्लाइड पे चलते हैं। 14th स्लाइड जो है उसमें क्वेश्चन है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ये जो अपनी बायोगैस होती है इसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि मेन कंपोनेंट ही पूछा जाए, और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको बायोगैस के बारे में। बायोगैस जो है वो एक गैस है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गैसेस से बनती है। कौन कौन सी गैसेज इसमें आपको याद रखनी चाहिए वो सुन लेना। एक तो वो है जो मोस्ट प्रोमिनेंट गैस है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अबेंडेंट गैस में आती है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, उसको बोलते हैं हम मीथेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीथेन। और ये लगभग लगभग आपका 50% से लेकर के 75% तक होती है। दूसरी जो गैस आती है वो होती है बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जो है लगभग 25% से लेकर के 50% तक हो सकती है। थर्ड जो गैस आती है वो आती है आपकी नाइट्रोजन गैस, जो कि 2% से लेकर के 8% तक हो सकती है। और फोर्थ नंबर पे आते हैं बेटा आपके अदर गैसेस, जो जितना भी परसेंटेज यहाँ पर रह गया वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, उतना परसेंट में ये अदर गैसेस आती हैं। तो ये शुरुआत वाली जो तीन गैस है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 2 3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्वेश्चन में ये पूछा था कि मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो मेन कंपोनेंट आप सबको दिख रहा है कि मेन कौन है आपका यहाँ पर, मीथेन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, ये याद कर लेना। फिर चलते हैं हम अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आपसे क्वेश्चन 15 स्लाइड, क्वेश्चन पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड। बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, स्ट्रेटोस्फियर होता है, याद कर लेना। क्या, कि जो हमारी ओजोन होती है O3, वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है। ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर खूब सारी लेयर्स होती है, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर।
ओजोन कौन सी लेयर है, मतलब ओजोन जो है वो कौन सी लेयर में होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज की स्लाइड का, जो कि शायद कहाँ मिलेगा, अरे नहीं थोड़ा ज़्यादा आगे आगे, ये आपको मिलेगा शायद 16 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन MCQ 15th क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा है, ठीक है। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये चीज़ निकालने के लिए हम कौन से रूल को यूज़ में लेते हैं, तो बेटा आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ में लेते हैं, जो अभी एक क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, फिर से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर बेटा आपको 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी रहती है। एक तो याद रखना रहता है कि थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को थंब रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो आपका करती है इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या कि डिफाइन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डेफिनेशन बताने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। नोट्स में मैंने आपको पूरा डेफिनेशन अच्छे से समझा रखा है, तो वो वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब ये जो बच्चे वो देख रहे हैं ना जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, बेटा वो जो है ना वो कहीं से एडजस्ट कर लेना कि डेफिनेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप कर लेना। तो बेटा यहाँ पर मैं, ये पहली वीडियो है, इसको एंड कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वरना इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखने लग जाएगी, यहीं स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी, तो उसको क्लिक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन सही लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को। चैनल नया ही है, अभी आपको मैंने बताया था शुरू में, तो इसको प्रमोट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देना, सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। थैंक यू।